नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 4 चरणों का मतदान हो गया है। वहीं हम बात करने वाले हैं आज बिहार की उन 5 सीटों की जो चौथे चरण में कंप्लीट हुए हैं। उन सीटों का विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों पर कौन जीत और हार रहा है, किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि जहां एक और 13 तारीख को मतदान हुए, वहीं 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो पहली बार बिहार में पटना में देखने को मिला। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जहां एक और विपक्षी दल ये आरोप लगाते दिख रहे हैं कि एनडीए और मोदी इस बार सरकार नहीं बना रहे हैं, इसलिए उन्हें रोड पे उतरना पड़ा। लेकिन बात कहावत है ना कि एक नैरेटिव है इस देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो संविधान की दुहाई देते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी इस कानून ने दी है, इसलिए इसका बहुत अच्छा परसेप्शन चुनाव में देखने को मिलता है। और देश की तो बात छोड़िए, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में भी बैठकर भारत को ज्ञान देने का काम करते हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी बताएंगे कि ऐसा लगेगा कि अगर वो गलती से इस देश में आ जाएं तो इस देश के नक्शे को बदल देंगे। खैर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जनता समझदार है, उन्हें पता है क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, किसे वोट करना चाहिए, किसे वोट नहीं करना चाहिए, किसके लिए क्या जरूरी है। इन बातों को इसलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि जब पहले और दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज कम हुए थे तो आपने देखा होगा कि एक लाइन से जितने भी विपक्षी दल हैं वो ये कहने लगे कि भाजपा का वोटर घर से नहीं निकला और ये जितने भी वोटिंग परसेंटेज हुए हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, वो सारे के सारे इंडिया अलायंस के वोटर हैं। और इसी 2 चरण में उन्होंने अपनी सरकार बना ली और एनडीए को बाहर दिखा दिया। और तीसरे चरण आते आते तो यहां तक कहना शुरू कर दिए कि भाई अब तो हमारी सरकार बन गई। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, पब्लिक से बात करेंगे, अलग अलग नेताओं से बात करेंगे और जिन लोगों को जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जब बात करेंगे, जिनको फायदा इससे मिलता है, आप उनसे बात कीजिए, आपको हकीकत पता चलेगा कि नैरेटिव बनाना, उसको बिल्ड करना और उसको जनता के बीच में पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती
होती है हर नेता के लिए। और आज 2024 की ही नहीं, आप 2014 की बात कीजिए, 2019 को देख लीजिए और 2024 भी, जितने भी मुद्दे विपक्ष ने बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। वो जो कनेक्टिविटी होती है, पब्लिक से जो कनेक्ट करने की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो असफल होती हुई दिखाई देती है। जहां बिहार में अगर हम बात करें चौथे चरण की, तो 2019 में 59.20% वोटिंग हुई थी और जो 6 बजे तक के आंकड़े आए वो करीब करीब 56.84%, लगभग 57% के आए। लेकिन चुनाव आयोग के फाइनल घोषणा आने में ये परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद भी कई सारे बूथों पर लाइन लगी होती है। उसकी काउंटिंग होने के बाद चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है परसेंटेज की। तो अगर 2019 और 2024 की तुलना करें तो लगभग वो रेशियो पिछले 2 चरण से बराबर जा रहा है या उसको क्रॉस कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। हाँ, एक चीज जो बिहार में महागठबंधन बना है या है, जिसमें तेजस्वी, मुकेश सहनी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये कागज पे तो एकजुट जरूर हैं, लेकिन इस पूरे 4 चरणों तक कोई भी इंटैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप स्पष्ट तौर पे देखते होंगे। बिहार में चुनाव प्रचार में जितनी भी जनसभाएं हो रही है वो सारे के सारे तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं और उनके साथ अंतिम समय में आने वाले मुकेश सहनी सहयोग कर रहे हैं। तो जो 5 सीटों का मतदान हुआ उसका विश्लेषण में हम शुरुआत करते हैं दरभंगा से। दरभंगा में आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है और ये करने की कोशिश की है कि मुस्लिम प्लस यादव, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वहीं इसके आधार पे दरभंगा को जीतने की कोशिश की एक रणनीति अपनाई गई। लेकिन कल जब वोटिंग शुरू हुआ तो दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन दोपहर के बाद ये वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगे और खास करके स्वर्ण समाज में जो महिलाएं हैं वो घरों से निकलकर वोट देने के लिए जा रही थी। तो इससे ये पता चलता है, जो फर्स्ट 2 फेज में नैरेटिव बना कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ये तीसरे चरण में आते आते बढ़ा क्यों? ये कहीं ना कहीं एनडीए की ओर से ही नैरेटिव दिया गया कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है
कि जो लोग मोदी को पसंद करते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं, वो सपोर्ट तो पूरा देते हैं, लेकिन उसमें से खास करके पुरुषों में आप देखेंगे तो वोट देने जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि मोदी की सरकार बन रही, हमारे वोट देने से क्या होगा। लेकिन इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये कहा गया कि वोटिंग परसेंटेज जेन्युइनली फर्स्ट और सेकंड चरण में कम थे और उसके बाद से ये परसेंटेज बढ़े। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया दरभंगा की सीट पे कि मुस्लिम और यादव मिलकर ये सीट जीता ले जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस सीट पर। आगे देखिए, उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर, इन 3 सीटों पर हर जगह पे एक एक नैरेटिव गढ़ा गया और उसके हिसाब से काम किया गया। उजियारपुर में नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार आपने बयानबाजी सुना होगा कि नित्यानंद राय चुनाव हार रहे हैं, नित्यानंद राय चुनाव हार रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो इससे पहले भी मैंने कहा था कि बिहार के यादव समाज को ये सोचने की आवश्यकता है कि लालू यादव के बाद इस बिहार में कोई दूसरा यादव है या नहीं है। इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। क्या नित्यानंद राय भाजपा के ऐसे नेता हैं जो पिछले कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री रहे, और अमित शाह ने अपनी रैली में स्पष्ट उजियारपुर में कहा कि इस बार आप इन्हें तीसरी बार जिताइए, इन्हें और रिवार्ड मिलेगा जिससे कि उजियारपुर की जनता के लिए ये काम कर सकें। तो जो लोग जीते हैं, क्या नित्यानंद राय यादव समाज के लिए काम नहीं करते होंगे? ऐसा आप सोच सकते हैं कि सिर्फ लालू यादव हैं, तेजस्वी हैं, तो आंख बंद करके वोट दे देना और उसे वोट पड़ जाता है। जो बिहार की जातिगत गणना हुई थी और उसमें जो सबसे बड़ा वोट बैंक था ईबीसी समाज का, इस बार चुनाव में ईबीसी पूरा का पूरा समाज एनडीए की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन इसको साधने में असफल रही और लगातार यही होता है। वो कितने भी माई के साथ बाप जोड़ लें और किसी को जोड़ लें, लेकिन घूम फिर करके वो MY पे ही लटक जाते हैं। हाँ, इस बार एक नैरेटिव जरूर देने की कोशिश की गई है, जो मैंने बताया था, कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की गई है। और मैंने ये भी कहा कि ये नैरेटिव अगर काम करता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आप इस पे काम होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरजेडी में कोई भी कुशवाहा नेता उनके पार्टी का नहीं था? जो इंपोर्ट करके लाए हुए नेता को ही टिकट मिला और वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए।
कि पहले से राजद में कोई भी ऐसे कुशवाहा नेता नहीं थे जिन पे भरोसा किया जाए और इसके लिए उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ा। तो खैर ये विषय तो चलती ही रहेगी राजनीति में, लेकिन अभी के हिसाब से उजियारपुर आसानी से नित्यानंद राय के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं अगर समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर के बारे में मैंने लगातार कहा और इसका अलग से भी विश्लेषण करके बताया कि शांभवी चौधरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े। जहाँ एनडीए की ओर से पीएम मोदी ने उन्हें अपनी बेटी कहा, चिराग पासवान हो, जेपी नड्डा हो, नीतीश कुमार हो, जितने भी एनडीए के बड़े नेता हैं वो वहाँ पर आकर शांभवी के फेवर में अशोक चौधरी ने खुद मैनेजमेंट संभाले हुए थे और उसके हिसाब से स्वर्ण प्लस दलित इन वोटों को इंटैक्ट करने के लिए पूरे लोग जुटे हुए थे। ये लड़ाई पूरी तरह से वन साइडेड हो गई थी। सनी हजारी को टिकट कांग्रेस से दिया गया था। उस समय भी कहा जा रहा था कि उनके पिता महेश्वर हजारी बिहार कैबिनेट से रिजाइन देकर अपनी पुत्र के कैंपेनिंग में उतरेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी इधर उधर कर रहा है उसको हम समेट देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि अगर खुलकर सनी हजारी के सपोर्ट में मैदान में उतरते हैं तो वो चारों तरफ से चले जाएंगे। इसलिए अगर उन्हें ये विश्वास होता कि सनी हजारी यहाँ से जीत जाएंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर खुलकर मैदान में आते और अपने पुत्र के लिए प्रचार कर रहे होते। लेकिन ये नहीं हुआ और ये आसान जीत शांभवी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा। बेगूसराय की चर्चा हमने पहले भी की थी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह आसानी से इस बार निकल जाएंगे, क्योंकि अनंत सिंह का पेरोल पे बाहर आना बहुत कुछ बताता है और भूमियार समाज, खासकर ये जो 3 इलाके मुंगेर, नवादा और बेगूसराय, यहाँ पूरी तरह से देखा गया है कि ये इंटैक्ट हैं और एक तरफा वोटिंग इनकी हुई है। इसलिए गिरिराज सिंह आसानी से बेगूसराय सीट पे उन्हें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये उनका लास्ट चुनाव भी है और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह यहाँ से भारी पड़ रहे हैं। बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर सीट के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते और ललन सिंह मुंगेर सीट से लड़ते तो ये पूरे देश की ऐसी कंस्टिट्यूंसी होती जहां से ललन सिंह बुरी तरह से हार रहे होते। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले ने इस हारे हुए सीट पर भी ललन सिंह को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और ललन सिंह की दावेदारी यहाँ पर प्रबल हो गई। जो बनिया समाज से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को लाया गया, वो दूर दूर तक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई वो नैरेटिव काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
और इन पांचों लोकसभा सीट जैसे 2019 में भाजपा के पास थी, एनडीए के पास थी, इस बार भी ये पांचों की पांचों सीट एनडीए की फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी तक का आंकड़ा यही बताता है। आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और विश्लेषण अच्छा लगे, आप सभी से आग्रह है कि लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।